साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं, तो इसे हल करते हैं। आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है या फिर आठवां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला कौन सा है? अगर हम पहले की बात करें तो देखिए पहला है राजस्थान, ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राजस्थान पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 3,08,000, ठीक है, 252, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, इसका क्षेत्रफल 3,07,713, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, देखिए उज्जैन, सिंगरौली, दुर्ग, भोपाल। देखिए भारत का मानक मध्याह्न जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश के अलावा यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के माध्यम से गुजरता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये सिंगरौली से गुजरता है। ठीक है, तो इसकी बात है। अब देखिए यहाँ क्या भारत का जो ये मानक है ये 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 अंश, ठीक है, पूर्व रेखांश है ना, ये है इसका मान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, कौन सा राज्य, तो देखिए दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीनों राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, MP के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन बिहार नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें आगे, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसमें एक गुजरात है, एक राजस्थान है, एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये कुल 5 राज्यों की सीमाओं को छूता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम या किस जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था? ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन क्या है, धार, विदिशा, खंडवा या गुना। ठीक है, देखिए तो ईसागढ़ किस जिले का नाम पुराना नाम था? ठीक है, देखिए गुना है ना, गुना जिले का पुराना नाम क्या था? ईसागढ़ था। ठीक है, अब देखिए गुना जिले को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, गुना जिले को मालवा का प्रवेश द्वार
कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? देखिए अमरावती, गांधार, मथुरा या भरहुत। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि इस शैली को जो स्तूप में, सांची के स्तूप में देखी जाती है उस सजावट की शैली को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भरहुत। ठीक है, भरहुत शैली। अब देखिए भरहुत क्या है? भरहुत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, देखिए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित बौद्ध स्तूप तथा तोरणों के लिए, ठीक है, सांची के समान ही प्रसिद्ध है ये क्या? भरहुत। ठीक है, अगर हम इस स्तूप की बात करें तो ये शुंगकालीन स्तूप है। ठीक है, शुंगकालीन, शुंग वंश के है ना समय में बनाया गया रहा होगा, शुंगकालीन। ठीक है, और अब इसके केवल अवशेष ही विद्यमान रह गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा सांची, भरहुत और सांची के तोरणों की मूर्तिकारी और कला में बहुत अधिक साम्यता है। ठीक है, इसका कारण इनका निर्माण काल और विषयों में एक होना है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? देखिए कह रहे हैं दक्षिण मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पर प्रदेश के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? ठीक है, देखिए समानांतर कौन सी नदी बहती है नर्मदा के? तो देखिए समानांतर बहने वाली नदी है ताप्ती। ठीक है, ये है नर्मदा नदी के समानांतर ताप्ती नदी पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में सूखा लाएगा, खेती की वृद्धि का कारण होगा, ठीक है, जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, या फिर इस भूकंपीय क्षेत्र में भूकंप आएगा। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? देखिए सी, यानी कि जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील, ठीक है, देखिए दोस्तों राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील में काली सिंह नदी पर कुंडलिया परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, 2016 में यह विवादास्पद तब हो गई जब बांध प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों की जमीन का बड़ा हिस्सा डूबने में आने तथा उसका पर्याप्त मुआवजा न मिलने पर बांध का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। ठीक है, रुकवा दिया गया है, तो ये चीज़ है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? देखिए लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा या फिर काली मृदा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कपास मृदा की तो कपास मृदा है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी भाग में मालवा पठार के अंतर्गत, ठीक है, मोस्टली कहाँ? मालवा पठार में। ठीक है, मालवा पठार में पाई जाती है ज़्यादातर काली मिट्टी। ठीक है,
इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है, रेगुर। और इसको करेल, है ना, करेल मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे चेयर नोजम, ठीक है, चेयर नोजम ये भी कहा जाता है, ठीक है। और कपास मृदा यानी कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, ठीक है। देखिए सोयाबीन की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश को अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, सोयाबीन राज्य, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहीं पर उत्पन्न होता है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है मालवा क्षेत्र में, ठीक है। मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में ही सोयाबीन ज़्यादातर पैदा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है। देखिए तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ठीक है। तो कौन सा खनिज है यहाँ पर, देखिए सबसे ज़्यादा मामला यहाँ क्या है, देखिए तांबा, है ना, तांबा खदान से, कॉपर, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर है ये, बालाघाट जिले में, ठीक है, बालाघाट में, ठीक। इसका उद्घाटन, ठीक है, किसने किया था, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पूर्व पीएम कौन, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था, देखिए दोस्तों 22 नवंबर 1982 को इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। यहाँ देश का 70% तांबे का भंडार है, ठीक है, पूरे देश का 70% तांबे का भंडार है, ठीक है। और HCl, ठीक है, के संपूर्ण उत्पादन का 80% यहाँ की खदानों से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है HCl, है ना। मलाजखंड क्षेत्र जो है वो कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। देखिए यह परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की परियोजना है, तो सी आंसर हो जाएगा, संयुक्त परियोजना है। देखिए ये परियोजना गोदावरी खाड़ी में पेंच नदी पर जिला नागपुर में स्थित है, ठीक है, ठीक। देखिए दोस्तों, गोदावरी खाड़ी में पेंच नदी पर नागपुर में स्थित है और इसकी क्षमता जो है वो कितनी है, 160 मेगावाट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 1984 में घटित हुई थी, ठीक है। और ये इंडस्ट्री के हिस्ट्री में या इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी, है ना, दुर्घटना मानी जाती है, ठीक। देखिए भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यह एक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया था, ठीक है ना, जहरीली गैस थी। तो इससे जो है क्या कीटनाशक बनाया जाता था। इस गैस के रिसाव से लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत अधिक लोग जो है अनेक तरह की शारीरिक अपंगता और से लेकर के अंधेपन के शिकार हो गए थे, ठीक है। ये चीज़ है, 1984 में यह घटना घटित हुई थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन भोपाल से होता है। देखिए स्नेह बाल पत्रिका, समझ झरोका बाल पत्रिका,
नवांकुर बाल पत्रिका या फिर उपरोक्त सभी। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, ये सभी पत्रिकाएं जो है ना, भोपाल से ही प्रकाशित होती हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए समझ झरोका बाल पत्रिका मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, जबकि स्नेह बाल पत्रिका है ना का प्रकाशन भी भोपाल से ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए कुछ अलग अलग पत्रिकाएं भोपाल से और भी हैं, जैसे गुल्लक है ना, गुल्लक पत्रिका ये भी भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, शैक्षिक पलाश, ठीक है, शैक्षिक पलाश इसका प्रकाशन भी भोपाल से होता है। ठीक है, नए विकल्प ये पत्रिका भी भोपाल से प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा समीरा, ठीक है, ये भी पत्रिका। इसके अलावा प्रेरणा, ठीक है, इसके अलावा शांति ध्वज, ठीक है, ये सभी जो है भोपाल से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है, देखिए शिखर वार्ता। ठीक है, शिखर वार्ता ये पत्रिका भी भोपाल से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहावसान हुआ। ठीक है, वो कौन है? देखिए दोस्तों, सैयद हैदर रजा, M.F. हुसैन, राजा राव या फिर N.S. बेंद्रे। देखिए ये हैं सैयद हैदर रजा। ठीक है, इनका जन्म 22 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, 22 फरवरी 1922 को, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मंडला में। अब देखिए 1950 के बाद वह फ्रांस में रहने लगे। ठीक है, और उन्हें 1981 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री। इसके अलावा देखिए 1981 में ही उन्हें कालिदास सम्मान और 2007 में उन्हें, ठीक है, 2007 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक मतलब समय में 12 वर्ष की आयु में ही चित्रकला सीखी थी। ठीक है, ये फेमस चित्रकार थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ढोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत है? ठीक है, देखिए लोकगीत है तो ढोला मारू जो है मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है, वास्तविक रूप से राजस्थान का लोकगीत है ये। ठीक है, लोकगीत राजस्थान का। ढोला मारू 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि ढोला नाम का राजकुमार और मारू नाम की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? देखिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए संस्कृत के महाकवि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। ठीक है, इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका वनिमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, है ना, ये प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी और इनको जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? देखिए ये प्रश्न जो है
वैसे तो लगभग ये सभी प्रश्न जितने मैंने अभी पढ़े आपके सामने, ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक, पीईबी में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निवास स्थल क्या कहलाता है, तो देखिए माल्या, आल्या, फाल्या, भिल्ल, इनमें से क्या कहलाता है। देखिए भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है, देखिए फाल्या कहते हैं इसको। ठीक है, फाल्या। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की भील सबसे बड़ी जनजाति है और भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में खुले खुले बनाते हैं। ठीक है, और अपने निवास स्थान को ये फाल्या कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए मकानों को क्या कहते हैं, मकानों को वो, ठीक है, मकानों को क्या कहते हैं, देखिए मकानों को वो कू कहते हैं, कू, कू। ठीक है, अगर हम बात करें भीलों का निवास कहाँ कहाँ, देखिए झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, इन जिलों में भील लोग पाए जाते हैं अधिकतर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, देखिए उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, तो कहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, देखिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट हम। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की नियुक्ति के अधिकार निम्न में से किसे है, मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है। देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर को करता है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर को यह अधिकार है कि राजस्व निरीक्षक का अपॉइंटमेंट करे, मतलब कहाँ पर नियुक्ति करनी है। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल से है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 201 या उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए अनुच्छेद हम बात करें 174 की, तो अनुच्छेद 174 में क्या है, देखिए राज्य विधायिका का सत्रावसान और उसका भंग होना, ये राज्यपाल से संबंधित ही है। राज्य विधायिका से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम 175 की बात करें तो देखिए राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार या संदेश देने का अधिकार, तो ये है। अब अनुच्छेद 201 की बात करें, देखिए राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, तो ये तीनों ही अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, तीनों ही अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा 162, ठीक है, 163, 167, ठीक है, 174, ठीक है, 175, 176, 201, 213, ठीक है, 234 और 233, ये सभी अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, देखिए आदर्श वाक्य पूछा है, तो मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। ठीक है, देशभक्ति जनसेवा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 नवंबर 2017 से प्रदेश के समस्त पुलिस कर्मचारियों को अपनी वर्दी पर अनिवार्य किया गया है ना, ये लगाना देशभक्ति जनसेवा। ठीक है, ठीक है, 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे इसमें।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया खेल पुरस्कार कौन सा है? देखिए साथियों, 2013 में प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, तो चूंकि 2013 में मलखंब को राज्य खेल घोषित किया गया था, ठीक है, तो उसी के साथ यह प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार भी शुरू किया गया था 2013 में। ठीक है, प्रभाष जोशी जो की बात करें तो वो 15 जुलाई 1936 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में उनका जन्म, इंदौर शहर के निकट स्थित है ना स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो और प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के आधार स्तंभों में से एक थे। ठीक है, वे राजनीति तथा क्रिकेट पत्रकारिता के विशेषज्ञ भी माने जाते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, विदिशा में पैदा हुए बचपन आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। देखिए ये हैं कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, देखिए बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी का जन्म, ठीक है, 11 जनवरी 1954 को, ठीक है, विदिशा में हुआ था। हैं 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से इन्हें शांति का नोबेल दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले का है? देखिए सब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो देखिए सर यहाँ पर क्या अलीराजपुर जिले का है। ठीक है, अलीराजपुर। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर देखें यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ कितना है 978। ठीक है, 978। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मंडला का। ठीक है, मंडला का, तो मंडला में कितना है? मंडला में है 970। ठीक है, 970। डिंडौरी में भी इतना ही है। ठीक है, डिंडौरी में भी 970 ही है। इसके बाद आता है नंबर बालाघाट का। ठीक है, देखिए बालाघाट का नंबर आता है तो उसमें कितना है 967। ठीक है, और उसके बाद आता है बैतूल। ठीक है, देखिए बैतूल में कितना है? देखिए बैतूल में है 957। ठीक है, 957। और उसके बाद जो है आता है नंबर छिंदवाड़ा का, तो छिंदवाड़ा का नंबर है 956। ठीक है, ये शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने अभी 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश से संबंधित हल किए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो आपकी तैयारी के संबंध में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।